नमस्कार और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद न्यूज़ में। और जहां आपको पता है कि यहां पर आपको झारखंड टेट, टीजीटी और पीजीटी की तैयारी सोशल साइंस सब्जेक्ट कक्षा 6 to 12 एनसीईआरटी बेस पे कराई जाती है। और आप जानते हैं हमने अपने पिछले चैप्टर में जैन और बौद्ध धर्म को पढ़ लिया है और फर्स्ट पार्ट हमने मगध साम्राज्य पर भी कंप्लीट करा दिया है, जिसमें हमने हर्यक वंश और जो हमारा शिशुनाग वंश है उसको कंप्लीट करा दिया था। और इस आप जानते हैं हर्यक वंश से पहले बृहदर्थ वंश के बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त कर ली है। तो आगे बढ़ने से पहले हम जल्दी से अपने पिछले पार्ट 1 को रिवाइज कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, हमने जाना कि जो हर्यक वंश है उसके संस्थापक बिंबिसार रहता है। उसके बाद उसका पुत्र अजातशत्रु कुनिक, जिसने अपने पिता की हत्या की, उसे प्रीतहंता भी कहा जाता है। और इसी के समय में प्रथम बौद्ध संगीति होती है। उसके बाद उदायन आता है। उसके बाद नागदशक, जो कि अंतिम शासक रहता है हर्यक वंश का। ठीक है, इसके सेनापति शिशुनाग रहते हैं और शिशुनाग ने नागदशक की हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना की। ठीक है, हर्यक वंश कंप्लीट होता है। फिर शिशुनाग वंश में शिशुनाग इसके संस्थापक रहते हैं। इसकी राजधानी रहती है आपकी पटना। ठीक है, फिर आता है कालाशोक। इसके समय में द्वितीय बौद्ध संगीति होती है। इसकी राजधानी वैशाली होती है। और कालाशोक के समय राजधानी वैशाली होती है और वैशाली में ही द्वितीय बौद्ध संगीति होती है। तो जब द्वितीय बौद्ध संगीति होती है तो आप जानते हैं राजधानी काफ़ी भर जाता है और काफ़ी भरा पूरा होने के कारण इसे लगता है कि कभी हमला हो सकता है, गुप्तचर इस जासूसी कर सकते हैं। तो इसने क्या किया, पटना को अपनी राजधानी परिवर्तित कर दिया। इसके बाद नंदी वर्मन रहते हैं, ये अयोग शासक रहते हैं और इसके सेनापति महापदम नंद रहते हैं और इसने इनकी नंदी वर्मन की हत्या हो जाती है। इसके बाद स्थापित होता है नंद वंश, जो कि आज का हमारा मुख्य बिंदु है। चलिए हम इसे जानते हैं। तो नंद वंश जो है 344 से 322 ईस्वी पूर्व कार्यकाल रहता है। इस वंश का संस्थापक महानंदिम रहता है और महानंदी ने नंद वंश की स्थापना की, लेकिन एक शूद्रदासी का पुत्र रहता है महापदम नंद ने इसकी हत्या कर दी। ठीक है, तो नंद वंश में कुल 9 राजा होते हैं, इसी के कारण इसे 9 नंद कहा जाता है। और इसमें उग्रसेन को पुराणों में महापदम नंद कहा गया है। शेष 8 इसी के पुत्र थे। महापदम नंद जो रहते हैं ये स्वयं को एक राट कहा था इसने, और यह संपूर्ण मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था। इसने सर्वप्रथम कलिंग विजय किसने किया, तो महापदम नंद ने। वहाँ पर इसने एक नहर खुदवाया। महापदम नंद ने कलिंग विजय किया और एक नहर इसने बनवाया था, जिसका उल्लेख हमें कलिंग शासक खारवेल ने अपने हाथी गुफा जो अभिलेख है ना उसमें किया गया है। इसी अभिलेख से पता चलता है कि महापदम नंद जो है कलिंग से एक जैन प्रतिमा भी उठा लाया था। और जो व्याकरणाचार्य है संस्कृत पाणिनि, इनके मित्र रहते हैं। तो यह निस्संदेह उत्तर भारत का प्रथम महान ऐतिहासिक सम्राट था। ठीक है, और इसने सर्व छत्रांतक की उपाधि भी महापदम नंद ने धारण किया था। ठीक है, महापदम नंद ने। उसके बाद क्या होता है, इसके बाद आता है घनानंद। इसके 8 पुत्रों में घनानंद जो था वो सिकंदर का समकालीन था। सिकंदर का ये समकालीन रहता है। देखिए, हाँ, और यूनानी लेखकों में इसे अग्रमीश कहा गया है। घनानंद के समय में 325 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था और यह नंद वंश का अंतिम सम्राट भी रहता है। और जनता पर अत्यधिक कर लगाने के कारण जनता भी जो थी इससे असंतुष्ट थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने उस स्थिति का लाभ उठाकर और चाणक्य की मदद से घनानंद की हत्या कर दी। कहानी क्या है इसके बारे में हम चलिए जान लेते हैं। तो देखिए, 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर का आक्रमण होता है और उस समय तक्षशिला के शिक्षक तो चाणक्य रहते हैं और राजा रहता है आम्भी। ठीक है, आम्भी राजा रहता है। तो बिना युद्ध लड़े ही आम्भी जो रहते हैं वो सिकंदर की हार स्वीकार कर लेता है, अपने आप को आत्मसमर्पण कर देता है आम्भी। और यह सिकंदर की पहली जीत होती है।
और झेलम नदी, वितस्तता नदी आप जानते हैं, झेलम को वितस्तता कहा गया है, इसने पार किया। अब क्या होता है कि हार तो स्वीकार कर लिया अम्बी ने, तो सिकंदर ने शर्त रखी कि जब हम आगे जाएंगे, आगे के साम्राज्यों पर विजय करेंगे, तो आपको हमारी सहायता करनी होगी। तो अम्बी ने स्वीकार कर लिया। तो अब ये साथ हो जाते हैं। कौन? तो राजा अम्बी और सिकंदर। तो ये पोरस पर हमला करते हैं। पोरस काफ़ी बहादुरी से बिना हार स्वीकार किए युद्ध लड़ता है। ठीक है, वो हार नहीं मानता है, आत्मसमर्पण भी नहीं करता है, और पोरस को बंदी बना लिया जाता है, उसकी हार हो जाती है। लेकिन तब भी वो नहीं झुकता है, और सिकंदर उसके इस कह सकते हैं कि काफ़ी पोरस जो था उसने हार नहीं मानी, तो इससे सिकंदर काफ़ी खुश होता है और उसे कहता है कि जीते हुए राजू से दे देता है। फिर अपनी पत्नी से, जिसका नाम रिक्शोना रहता है, सिकंदर की पत्नी को पोरस ने राखी बांधा। अब फिर ये आगे की ओर कूच करते हैं। सिकंदर जो है वो मगध विजय के लिए आगे बढ़ता है, और इसमें इसका साथ देता है अम्बी, पोरस। ठीक है, सिकंदर, ये तीनों ही मगध पर हमला करते हैं। अब क्या होता है कि व्यास नदी के पास, व्यास नदी को ये पार नहीं करते हैं, व्यास नदी पर ये खड़े रहते हैं उसे पार करने के लिए। इसकी नौसेना का प्रमुख निर्याकस रहता है, निर्याकस, और थल सेना का प्रमुख रहता है सेल्यूकस। ठीक है, अब क्या होता है कि अब यहाँ पर रहते हैं, जैसे कि मैंने कहा, तक्षशिला के राजा रहते हैं चाणक्य। तो उस समय ये मगध में रहते हैं। तो ये कहते हैं मगध के राजा घनानंद को कि आप पर हमला होने वाला है, तो युद्ध की ये सूचना देते हैं। लेकिन घनानंद जो रहता है वो काफ़ी गुस्सेल टाइप का रहता है, जनता उसे पसंद नहीं करती है। तो ये क्या करते हैं, घनानंद की शिखा पकड़ के इसे बड़े दरबार से बाहर निकाल देता है घनानंद। तो ये काफ़ी गुस्से में हो जाते हैं, और इनके सबसे प्रिय मित्र रहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य से फिर जाते हैं, उनसे कहते हैं, उनसे मदद के लिए बोलते हैं, और ये अपने अपमान की बात चंद्रगुप्त मौर्य को नहीं बताते हैं। और ये चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से ही जो सिकंदर की सेना थी उसमें अफवाह फैला देते हैं कि जो भी इस नदी को, व्यास नदी को पार करेगा उसकी मृत्यु हो जाती है, भयंकर बीमारी हो जाती है। तो उनकी सेना में ये अफवाह फैल जाती है। काफ़ी लंबी चौड़ी कहानी है, और ये इस नदी को पार नहीं करते हैं। और फिर क्या होता है, इनकी सेना जो है वो वापस चली जाती है। वापस जाकर इसका जो थल सेना का जो प्रमुख सेल्यूकस रहता है वो दोबारा आता है। ठीक है, क्योंकि उसको शक रहता है कि ऐसा नहीं होता है, नदी को पार करने से किसी की मृत्यु नहीं होती है। तो वो इस अफवाह को दूर करने के लिए दोबारा वापस आता है। और आगे की कहानी जब हम चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये कहानी रहती है। तो घनानंद क्या होता है, यह नंदवंश का अंतिम सम्राट रहता है। जनता पर अत्यधिक कर लगाने के कारण जनता इससे असंतुष्ट होती है, और चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका फ़ायदा उठाकर चाणक्य की मदद से इसकी हत्या कर दी, और मौर्य वंश की स्थापना हो जाती है। और जैसा कि मैंने कहा कि इसके शासनकाल में ही सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, नंद शासक जैन मत के पोषक थे, और स्थूलभद्र जैन अमात्य, सकटाल और स्थूलभद्र थे इसके अमात्य। अमात्य क्या मतलब होता है, मंत्री। ठीक है, अब देखिए, नंद शासक घनी थे, शक्तिशाली भी थे, है ना। तो इनकी सेना में कह सकते हैं कि 2 लाख पैदल, काफ़ी सारे सैनिक थे, 20,000 घुड़सवार से लेकर 6,000 तक हाथी, काफ़ी भरा पूरा इनका साम्राज्य था। सेना भी काफ़ी भरी हुई थी। 322 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या कर देता है, मौर्य वंश की स्थापना करता है। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि मगध की सफलता के कारण क्या था कि वो छोटे से स्थान जो राजगिरी से वो फैलते हुए पूरा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कलिंग, इतने सारे साम्राज्य को उसने जीत लिया। तो क्या कारण था?
तो इस समय भारत में सबसे बड़े राज्य की स्थापना बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्म जैसे अनेक साहसी और महत्वाकांक्षी शासकों के प्रयासों से होता है। लोह युग आप जानते हैं आरंभ हो चुका था। मगध की भौगोलिक स्थिति काफी उपयुक्त थी क्योंकि लोहे के समृद्ध भंडार जो थे ना, वो मगध की आरंभिक राजधानी राजगीर से अधिक दूर नहीं था। समृद्ध लोह खनिज था और ये क्या करते थे, अपने लिए हथियार तैयार कराने में ये सफल हो गए। मगध की जो दोनों राजधानी थी, राजगीर और पाटलिपुत्र, ये भी सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था। राजगीर जो है ना, वो 5 पहाड़ियों की श्रृंखला से घिरा था, काफी सुरक्षित था, ऊंचा स्थान था, दुर्भेद था। दुर्भेद का मतलब होता है जिसे कोई भेद ना सके। तो पाटलिपुत्र जो है वो गंगा, गंडक, सोन नदियों के संगम पर था। तो घाघरा नदी भी थी। चारों ओर नदियां के द्वारा घिरे होने के कारण पटना की जो स्थिति थी वो भी अभेद थी। सोन नदी, गंगा पश्चिम में उत्तर की ओर से, पुनपुन दक्षिण पूरब की ओर से घिरा हुआ था। तो पाटलिपुत्र सही रूप से एक जल दुर्ग था, जल दुर्ग। ठीक है। तो प्राचीन बौद्ध ग्रंथों से ज्ञात होता है कि इस प्रदेश में अनेक प्रकार के चावल पैदा होता था। प्रयाग से पश्चिम के क्षेत्र की अपेक्षा यह प्रदेश कहीं अधिक उपजाऊ था। मतलब लोह अयस्क तो था ही, यह खनिज संपदा भी था और साथ में यहाँ पर आपको उपजाऊ खाद्यान्न भी काफी था। यहाँ पर खाद्यान्न, यहाँ के किसान पर्याप्त अनाज पैदा कर लेते थे। भरण पोषण के बाद उनके पास पर्याप्त अनाज भी बच जाता था। शासक जो थे वो कर के रूप में अतिरिक्त उपज को एकत्र कर लेते थे, मतलब टैक्स भी काफी भरपूर मिलता था। ठीक है। और नगरों के उत्थान के कारण धातु के बने सिक्कों का प्रचलन से लाभ उठाया। सैनिक संगठन के विषय में मगध को एक विशेष सुविधा प्राप्त थी और भारतीय राज्य घोड़े और रथ के उपयोग से भली भांति परिचित थे। और मगध पहला राज्य था जिसने अपने पड़ोसियों के विरुद्ध युद्ध में हाथियों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया, क्योंकि जंगल था। ठीक है, जंगल था, मगध जो था वो जंगलों से घिरा हुआ था, तो जंगल में काफी सारे हाथी मिल जाते थे। लोह अयस्क की प्रचुर संपदा से भरा हुआ क्षेत्र था। खाद्यान्न, ठीक है, अनाजों से भरा हुआ था, नदियों से भरा हुआ, दुर्गों से, पर्वतों से घिरा हुआ। तो इस तरह से मगध की सफलता के ये सभी प्राकृतिक कारण भी इसके साथ थे। ठीक है, जिसके कारण मगध का जो विकास था वो धीरे धीरे कह सकते हैं काफी अच्छी तरह से हुआ। और धीरे धीरे मगध जो था वो काफी सारे क्षेत्रों को जीतकर काफी विशाल और सबसे 16 महाजनपदों में सबसे आगे, सबसे प्रथम महाजनपद ये बन जाता है।